Let's begin today's discussion of Adventures of Huckleberry Finn. और अगर इसके जॉनरा की बात करें, इसकी विधा की बात करें तो इट वॉज अ पिकेरेस्क नॉवेल. कल भी बातों बातों में हम लोग पिकैरो या रोग की बात की थी मैंने. जब आप कंटेंट से गो थ्रू होते हैं तो अल्टीमेटली यू मे रियलाइज, यू मे अंडरस्टैंड. अगर कुछ प्रीवियस नॉलेज होती है तो अपने आप उसको ट्रेस कर पाते हैं. तो पिकेरेस्क नॉवेल है एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन. दिस इज नॉवेल बाय मार्क ट्वेन, द अमेरिकन राइटर. पिकेरेस्क नॉवेल क्या होता है पहले भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार रिवीजन हो जाए. यहां पर स्पेनिश टर्म है पिकेरेस्का, उससे निकलता है पिकैरो और अल्टीमेटली उस पिकैरो का मतलब होता है रोग या रास्कल, जिसकी हिंदी मीनिंग दुष्ट के समकक्ष होती है, नालायक कह लें. इज अ जॉनरा ऑफ प्रोज फिक्शन. इट डेपिक्ट्स द एडवेंचर्स ऑफ अ रोगिश बट अपीलिंग हीरो. वैसे भी अपनी सोसाइटी ऐसे लोगों को ज़्यादा एडमायर करती है जो थोड़े से कुछ बैडमैन टाइप के होते हैं. तो कैरेक्टर रोगिश होता है लेकिन अपील करता है वो कैरेक्टर लोगों को. बहुत सीधे साधे शरीफ ईमानदार लोग पसंद नहीं किए जाते सोसाइटी में. तो इसलिए ऐसे कैरेक्टर्स कई बार बड़े अपीलिंग होते हैं. और व्हेन such characters, such picaro characters become appealing, they become the hero of picaresque novel. और एक चीज होती है, और एक कैरेक्टर यूजुअली ऑफ लो सोशल क्लास. जैसे एपिक में आपने पढ़ा होगा कि एपिक जब भी लिखी जाती है या लिखा जाता है, सॉरी, महाकाव्य लिखा जाता है, तो उसका जो कैरेक्टर होता है या उसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो हाई स्टेटस वाला होता है. चाहे वो हाई कास्ट एंड क्रीड का हो, चाहे वो हायर रेस का हो, चाहे वो कोई डिवाइन फिगर हो, मतलब किसी न किसी तरह से वो हाई बिलोंगिंग्स का होना चाहिए एपिक में. पिकेरेस्क नॉवेल में जो कैरेक्टर है, ही इज यूजुअली ऑफ अ लो क्लास हु लिव्स बाय हिज विट्स. और ऐसे लोग जो जिंदगी अपनी जीते हैं अपनी बुद्धि लगा करके, या यूं कह लीजिए चतुराई से. यूजुअली ऑफ लो क्लास हु लिव्स बाय हिज विट्स इन अ करप्ट सोसाइटी. और किस तरह की सोसाइटी में विट्स की जरूरत है? जो सोसाइटी ऑलरेडी करप्ट है. पिकेरेस्क novels typically adopt the form of an episodic prose narrative. और जो पिकेरेस्क नॉवेल होता है उसमें आप कोई एक बड़ी कहानी शुरू से अंत तक, एक बड़ा प्लॉट, एक वेल लिटेड प्लॉट नहीं देखेंगे. वो एपिसोड्स में बटे होते हैं, इवेंट्स के रूप में एपिसोड्स में बटे होते हैं विद अ रियलिस्टिक स्टाइल. और स्टाइल जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मार्क ट्वेन इज नोन फॉर अमेरिकन रियलिज्म. So realistic style that you can perceive here in this picaresque novel as well. There are often some elements of comedy and satire. तो उसमें आपको कभी कभी कॉमिक बातें भी मिलेंगी और कई बार कॉमेडी में आप अंडर करेंट आपको मिलेगा सटायर का. अगर आप समझदार हैं तो आप उसको परसीव कर ले जाएंगे. और अगर इसके टर्म की बात करें तो ये टर्म क्वाइन हुआ था 1810 में. इस नॉवेल की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस नॉवेल was written throughout in vernacular English.
वर्नाक्यूलर क्या होती है? बड़ी मज़ेदार बात है। आप लिटरेचर को और अच्छे से और करीब से जान पाते हैं जब ये आप देखते हैं कि ट्रेजेडी या एपिक जिसमें हाई क्लास के लोग हैं, व्हेन दे स्पीक दे स्पीक इन ग्रैंड स्टाइल। जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं ऑब्वियसली उनकी भाषा वैसी नहीं होगी, वैसी ग्रैंड नहीं होगी जिसकी बात मिल्टन करते हैं या जिसकी बात मैथ्यू आर्नोल्ड करते हैं। तो अब जब कैरेक्टर हमारा लो स्टेटस का है, लो स्ट्रेटा का है, तो ऑब्वियस है उसकी लैंग्वेज भी क्या होगी? बिल्कुल कोलोक्वियल होगी, बिल्कुल वर्नाक्यूलर होगी। स्टैंडर्ड इंग्लिश यू विल नॉट गेट देयर। तो पूरा का पूरा जो नॉवेल है दिस इज रिटन थ्रू आउट इन वर्नाक्यूलर इंग्लिश। आगे हम बात करेंगे वर्नाक्यूलर क्या होता है, क्या है इसमें। और कैरेक्टराइज्ड बाय लोकल कलर रीजनलिज्म, और यानी कह सकते हैं हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है इसके लिए, आंचलिक, है ना, जिसके लिए हिंदी में फणीश्वरनाथ रेणु जाने जाते हैं। तो रीजनल लोकल कलर इज विजिबल, इज प्रेजेंट हियर इन दिस टेक्स्ट। तो वर्नाक्यूलर क्या होता है अगर उसको समझने की कोशिश करें हम, इट इज द ऑर्डिनरी इनफॉर्मल स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल साधारण और इनफॉर्मल। फॉर्मल लैंग्वेज नॉर्मली हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, इनफॉर्मल अगर बोलते हैं तो आप वही समझिए, आई एम गोना हैव फन, सच इंग्लिश। तो ये क्या है? वर्नाक्यूलर है, इनफॉर्मल इंग्लिश। ऑर्डिनरी इनफॉर्मल स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। और नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जो रिटन फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है। जो बोलने वाली भाषा होती है स्पोकन लैंग्वेज में, अगर अपने इंग्लिश की बात करें तो स्पोकन इंग्लिश में कई बार हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या और जो तमाम अशुद्धियां हैं एक्सेंट की, वो एक्सेप्टेबल है एंड दैट इज एक्सपेक्टेड एज वेल। लेकिन वही जब आप रिटन में आते हैं तो ये माना जाता है कि वहाँ पर उसको आपको बेहतर करना होता है, वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। तो इसलिए कई बार अगर स्पोकन में कोई बोलने में गलती करता भी है तो उसको टोकना समझदारी की बात नहीं है, स्पेशली व्हेन अ पर्सन इज द स्पीकर ऑफ थर्ड लैंग्वेज और अ फॉरेन लैंग्वेज। जो हिंदी भाषी लोग हैं या जो हिंदुस्तान के लोग हैं जिनके लिए इंग्लिश या तो सेकेंड या तो थर्ड लैंग्वेज है, इफ दे स्पीक सच लैंग्वेज और इफ दे स्पीक इन सच मैनर इट्स ऑल राइट। तो वर्नाक्यूलर में या कोलोक्वियल में वो चलता है, स्पोकन में चलता है। तो वर्नाक्यूलर क्या है? ऑर्डिनरी है, इनफॉर्मल है, स्पोकन है। पर्टिकुलरली व्हेन परसीव्ड एज हैविंग लोअर सोशल स्टेटस और लेस प्रेस्टीज। लेकिन साथ में एक बात ये भी जुड़ जाती है कि इसको प्रेस्टीज कम मिलती है, इसको कम सम्मान मिलता है दैन स्टैंडर्ड लैंग्वेज विच इज़ मोर कोडिफाइड। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है? ज़्यादा कोडिफाइड होती है, इंस्टीट्यूशनली प्रमोटेड होती है, लिटरेरी होती है, फॉर्मल होती है। तो यहाँ पर आपने एक ही साथ वर्नाक्यूलर और स्टैंडर्ड दोनों को देख लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि कई डायलेक्ट्स जो है वर्नाक्यूलर रह जाती हैं और जो डायलेक्ट बढ़िया से इम्प्रूव कर जाती है उसमें लिटरेचर लिखे जाते हैं, फॉर्मल हो जाता है, लैंग्वेज सिंटेक्स ग्रामर सब डिक्शनरी सब कुछ जो है बढ़िया से जिस पर वर्क हो जाता है, बड़े बड़े जो है वर्क्स लिखे जाते हैं, दैट पर्टिकुलर डायलेक्ट बिकम्स लैंग्वेज। अगर हकलबेरी फिन की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है इट इज नोटेड फॉर चेंजिंग द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। बच्चों को पहले क्या पढ़ाया जाता था? चिल्ड्रन लिटरेचर पहले क्या था? हकलबेरी फिन के आने के बाद उसका दायरा बढ़ गया, बदल गया। ऑल्सो नोन फॉर इट्स कलरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड प्लेसेस अलॉन्ग द मिसिसिपी रिवर। We know it very well. Most of the civilizations they flourished on the bank of rivers. तो दुनिया की तमाम सभ्यताएं जितनी हैं
सबका जुड़ाव नदियों से रहा है। तो हम अमेरिका की बात करें, हम मार्क ट्वेन की बात करें और उसमें मिसिसिपी न आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हकलबेरी फिन नॉवेल के थ्रू भी हम देखते हैं कि मिसिसिपी रिवर के आसपास का जो इलाका, वहाँ के जो लोग, उनका कलरफुल डिस्क्रिप्शन यू कैन see there in the novel. Set in a southern antebellum society that had ceased to exist. और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस सोसाइटी को उन्होंने वहाँ पर कैरेक्टराइज किया है, जिस सोसाइटी को उन्होंने वहाँ पोर्ट्रे किया है इस पर्टिकुलर नॉवेल में, वो शायद 20 साल पहले एग्जिस्ट करना खत्म हो चुकी थी। मतलब अब वो सोसाइटी वहाँ पर थी नहीं। लेकिन यही इंटरेस्टिंग बात है लिटरेचर की कि जो लोग या जो कल्चर वहाँ 20 साल पहले खत्म हो चुका था, उसको उन्होंने पोर्ट्रे कर दिया और आज देखिए 200 साल बाद भी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज़ एन ऑफन स्कैथिंग सटायर ऑन इंट्रेंच्ड एटीट्यूड्स, पर्टिकुलरली रेसिज्म। और स्कैथिंग का मतलब होता है जो एकदम तिलमिला दे सामने वाले को। दैट सटायर यू कैन हैव इन दिस फिक्शन। लोगों की एटीट्यूड, लोगों की हिपोक्रेसी और ख़ास करके रेसिज्म को जिस तरह से इसमें एड्रेस किया गया है, या जिस तरह से कह सकते हैं कि जिस पर ही हैज़ टॉक्ड अपॉन। अब बात करें अगर नरेटिव की, नरेटिव स्टाइल पहले भी डिस्कस किए हैं हम लोग। नॉन रिलायबल नरेटर है, आगे ये पता चलेगा आगे कि क्यों है, किस तरह से। एक दो एग्जाम्पल आप देकर के समझ पाते हैं कि कौन नरेशन जो है रिलायबल होता है, कौन सा नॉन रिलायबल होता है। फिलहाल हकलबेरी फिन अगर शॉर्ट में फ्रेंड्स की भाषा में बोले तो उसको हक के नाम से जाना जाता है, हक फिन। वही नरेट कर रहा है स्टोरी इसमें फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब आई माई का यूज आपको खूब मिलेगा पूरे नॉवेल में। इट इज टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन बाय हकलबेरी, दैट इज हक फिन, द नरेटर ऑफ 2 अदर ट्वेन नॉवेल्स। और ये जो हक है, ये केवल एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन का ही नरेटर नहीं है, बल्कि टॉम सॉयर अब्रॉड और टॉम सॉयर डिटेक्टिव, ये 2 नॉवेल भी हैं जो कि इसके बाद आए, तो उसका भी ये नरेटर है। और हमको पता है कि ये कल भी डिस्कस किए थे हम लोग कि जो हक है वो क्या है, टॉम सॉयर का एक फ्रेंड है। और अगर इस पर्टिकुलर नॉवेल की बात करें तो ये इट इज़ अ डायरेक्ट सीक्वल टू दी एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। आगे हम बताएंगे आपको, बल्कि ठीक इसके बाद में ही है। देखिएगा कि किस तरह से कई सीक्वल्स आए हैं, एक तरह से कहाँ से शुरुआत हुई और अल्टीमेटली कौन कौन से नॉवेल्स लिखे उन्होंने, जो कि टॉम सॉयर और हकलबेरी फिन से जुड़े हुए नॉवेल्स हैं। इसमें ध्यान दीजिए, उसके ठीक नीचे लिखा है टॉम सॉयर डिटेक्टिव के बारे में, जो कि 1896 में आया था। ये अ सीक्वल टू दी एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, जो कि 1876 में आया था। तो पहले कौन सा आया? पहले आया द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर 1876। उसके बाद आया एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन 1884, जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आया था टॉम सॉयर अब्रॉड 1894 में, और लास्ट में जो है टॉम सॉयर डिटेक्टिव आया था। और जैसा कि इस हेडिंग या टाइटल से ही क्लियर है, टॉम सॉयर डिटेक्टिव से, इसमें वो टॉम सॉयर एक डिटेक्टिव की तरह रोल करता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो सीरियस उपन्यास होते हैं जासूसी, उस तरह का उपन्यास ये नहीं है। बट यस, हियर ही अटेम्प्ट्स टू सॉल्व अ मिस्टीरियस मर्डर इन दिस। टॉम सॉयर बात कर रहे हैं टॉम सॉयर डिटेक्टिव की थोड़ी सी। फिर फर्दर हम आ जाते हैं वापस अपने उस नॉवेल पर, मेन नॉवेल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज, दैट इज एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। बात अगर कैरेक्टर्स की करें, टॉम सॉयर कुछ समय के लिए आता है बीच में। कौन है वो?
इज हक्स बेस्ट फ्रेंड एंड पियर। पियर क्या होता है? जो साथ के लोग होते हैं। द मेन कैरेक्टर ऑफ अदर 10 नॉवेल्स एंड द लीडर ऑफ द टाउन बॉयज इन एडवेंचर्स। तमाम धमा चौकड़ी तमाम एडवेंचर्स जो टाउन के बच्चे करते हैं उनका लीडर है टॉम सॉयर और दोस्त है हक का। कैसा है वो? ही इज मिस्chievous, गुड हार्टेड एंड द बेस्ट फाइटर एंड द स्मार्टेस्ट किड इन टाउन। ध्यान दीजिएगा ये इन्वर्टेड कॉमा में है तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ये सीधे कोट कर देगा और विद इन कोटेशन दे देगा और पूछेगा कि ये किसके बारे में है, ये हक के बारे में है या जो है टॉम के बारे में है। द बेस्ट फाइटर एंड द स्मार्टेस्ट किड इन टाउन। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाने चाहिए बट पूछे जाते हैं ताकि ये पता चले कि आपने कितनी पढ़ाई की है। हकलबेरी फिन, जिसको दोस्त हक नाम से जानते हैं, is a boy about 13 or 14 or along there। यही जो लाइन है, इस तरह के जब भी आपको नरेशन में या डिस्क्रिप्शन में कभी भी ऐसी कोई बात देखने को मिले जहां पर बार बार और करके आ जाए तो समझिए कि उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। अभी एक वीडियो में देख रहा था केबीसी वाला, किसी लड़के ने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया पूछने के लिए आंसर, जिसमें ऑप्शन में 4 एक्ट्रेसेस का नाम था तो सामने से उसकी रिप्लाई आई 2 एक्ट्रेस फर्स्ट और फोर्थ का नाम लिया, आइदर दिस और दैट। तो स्थिति ये हुई कि वही हो गया नॉन रिलायबल। तो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं एक आध और लाइफ लाइन बची है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो 50-50 का इस्तेमाल किया उसने। एंड व्हाट हैपेंड, जो उसकी फ्रेंड ने उसको बताया था वही दोनों ऑप्शंस डिलीट कर दिए गए। तो ये जो और करके चीजें होती हैं ये नॉन रिलायबल होती हैं। यहां पर देखिए क्या है हक के बारे में डिस्क्रिप्शन, 13 का है या 14 का या समथिंग उसके आसपास का, यानी क्लियर नहीं है। मतलब अगर चाहते मार्क ट्वेन तो बता सकते थे, बताने में क्या है, कोई एक एज दे देते, बट नो, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन रिलायबल नरेशन। चैप्टर 17 में ये डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में, हक के बारे में। ही हैज बीन ब्रॉट अप बाय हिज फादर, पाल पोस कर बड़ा तो किया गया है, मतलब उतना ही बड़ा 13 या 14 साल का, उससे ज्यादा नहीं। किसने किया? पिता ने किया। पिता कैसे हैं? द टाउन ड्रंक एंड हैज अ डिफिकल्ट टाइम फिटिंग इनटू सोसाइटी। पिताजी पियक्कड़ है और जब भी बात आती है लिटरेचर में एक बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, बहुत कम ऐसे जो है डिस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे लिटरेचर में कि कोई इंसान बहुत पीने वाला है और वो बहुत लायक रह गया शुरू से अंत तक। ऐसे बहुत कम डिस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे। उनका डाउनफॉल दिखा ही देता है किसी न किसी तरीके से। तो अब ये बच्चा जिसके पिता ऐसे हैं जो शराब बहुत पीते हैं, इस बच्चे को सोसाइटी में फिट होने में काफ़ी वक्त लगता है हक को। इन द नॉवेल हक्स गुड नेचर ऑफर्स अ कंट्रास्ट टू द इनएडिक्वेसीज एंड इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। तो राइटर कई बार ऐसा करता है कि आपके सामने कंट्रास्ट क्रिएट कर देगा, आपको खुद समझना है। एक तरफ ऐसी सोसाइटी जो इनइक्वालिटी की बात करती है, जहाँ पर कई चीज़ें इनएप्रोप्रिएट होती हैं, दूसरी तरफ आपको हक जैसा कैरेक्टर मिलेगा जो कि गुड हार्टेड है, अच्छे नेचर का है। तो इससे क्या होता है, जब किसी बुराई के सामने एक अच्छाई को खड़ा कर दिया जाता है तो बुराई और अच्छे से विजिबल होने लगती है और अच्छे से दिखने लगती है। बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको पॉइंट आउट नहीं करना पड़ता। बार बार कंट्रास्ट को बताते समय मैंने एग्जांपल दिया है कि जो ब्लैक बोर्ड है उस पर आप वाइट चॉक ही यूज़ करते हैं, काले पर आप सफ़ेद यूज़ करते हैं ताकि चीज़ें एकदम आसानी से दिख जाएं।
बताने की ज़रूरत न पड़े कि यहाँ पर मैंने ये लिखा है, लेकिन काले पर अगर आप काला लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये दो कैरेक्टर है, टॉम और हक। थर्ड कैरेक्टर इज विडो डुगलस, is the kind woman who takes Huck in after he helps save her from a violent home invasion. एक बार हेल्प करता है हक, उसको बचा लेता है, तब से जो है वो उसका ख्याल रखती है विडो डुगलस। कब बचाता है? जब उसके घर पर इन्वेजन हुआ रहता है, आक्रमण हुआ रहता है। शी ट्राइज हर बेस्ट टू सिविलाइज, ध्यान दीजिएगा सिविलाइज की स्पेलिंग लिखी है SI, ये वर्नाक्यूलर इंग्लिश है, कोट में विद इन कोटेशन लिखा हुआ है इसीलिए। शी ट्राइज हर बेस्ट टू सिविलाइज हक, बिलीविंग इट इज हर क्रिश्चियन ड्यूटी टू डू सो। तो यानी मॉरली जो है वो शी इज मॉरली इंक्लाइंड, शी इज मॉरली ड्यूटीफुल। उसको लगता है कि उसकी ड्यूटी है ऐसे बच्चे को बचा कर रखने की या सिविलाइज करने की। सिविलाइज करने का मतलब उसको शऊर सिखाना, उसको सभ्यता सिखाना, ढंग से रहने सिखाना। देन वी हैव मिस वॉटसन, जो कि विडो डुगलस की बहन है। अ टफ ओल्ड स्पिंस्टर, स्पिंस्टर क्या होती हैं? जिनकी शादी नहीं हुई रहती। लड़के बैचलर होते हैं, लड़कियां स्पिंस्टर होती हैं एक एज के बाद, है ना, नहीं तो उसके पहले उनके लिए अलग बेहतर शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। शी इज फेयरली हार्ड ऑन हक, कॉजिंग हिम टू रिसेंट हर अ गुड डील। थोड़ी टफ लेडी हैं तो ऑब्वियसली शी इज थोड़ी क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट हैं, और जब कोई स्ट्रिक्ट होता है तो बच्चे उसको पसंद नहीं करते। हक के साथ वही है। मार्क ट्वेन मे हैव ड्रॉन इंस्पिरेशन फॉर दिस कैरेक्टर फ्रॉम सेवरल पीपल ही न्यू इन हिज लाइफ। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे कई कैरेक्टर आपको लाइफ में मिल जाएंगे, मार्क ट्वेन को भी मिले होंगे। खास करके कोई इंसान जब दूसरों को थोड़ा ढंग से रखना चाहता हो या ज़्यादा अनुशासन दिखाता हो तो लोग उसे बहुत पसंद नहीं करते। देन वी आर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिम। हक के अलावा कोई कैरेक्टर जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा वो जिम का कैरेक्टर ही है। इज मिस वॉटसन्स फिजिकली लार्ज बट माइल्ड मैनर्ड स्लेव। मिस वॉटसन का स्लेव है वो, और जब स्लेव है तो ये अंडरस्टूड है कि वो ब्लैक होगा शायद, हालांकि ये मेंशन नहीं है यहाँ पर, बट यस। और फिजिकली लार्ज है तो ये भी एक आपको एक इन्फरेंस मिलता है उसके बारे में। हक बिकम्स वेरी क्लोज टू जिम। हाँ, तो क्या बात करते हैं, मिस वॉटसन का ये स्लेव है, गुलाम कह लें उसको। स्लेवरी के बारे में अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो अमेरिका में किस तरह सिचुएशन थी और कैसे अल्टीमेटली अब्राहम लिंकन हैड टू फाइट अगेंस्ट इट, एंड शायद मैंने एक दिन डिस्कस किया था काफ़ी, और अल्टीमेटली स्थिति ये हुई कि बाद में ही वॉज असैसिनेटेड बाय जॉन विल्किस बूथ व्हेन ही वॉज वॉचिंग सम प्ले विद हिज वाइफ। तो फिजिकली लार्ज है लेकिन मैनर में बहुत माइल्ड मैनर्ड, यानी बहुत सेवियर किस्म का नहीं है, ठीक है, उसके मैनर भी ठीक ठाक हैं। और हाँ, लगता है कि थोड़ा उसके पास दिमाग कम है, लेकिन ही इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। हक बिकम्स वेरी क्लोज टू जिम व्हेन दे रीयूनाइट आफ्टर जिम फ्लीज मिस वॉटसन हाउस होल्ड टू सीक रिफ्यूज फ्रॉम स्लेवरी। खुद को स्लेवरी से बचाने के लिए मिस वॉटसन के घर से भाग जाता है जिम। उसके बाद मुलाकात होती है उसकी हक से, तो दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। हक एंड जिम बिकम फेलो ट्रेवलर्स ऑन द मिसिसिपी रिवर। और ये पूरी की पूरी जो कहानी है, पूरे का पूरे जो एडवेंचर है, वो यही एडवेंचर है। आपको पिकेरस के नॉवल में ऐसा ही मिलेगा
कहने को नॉवेल होता है, लेकिन स्थिति ये होती है कि कोई लोग, 2-4 लोग साथ में ट्रेवल पर निकल जाते हैं और फिर रास्ते में जितना कुछ देखते रहते हैं सब कुछ, उन्हीं की आंखों से, उन्हीं के डायलॉग से, उन्हीं की बातों से आपको पूरी सोसाइटी का एक चिट्ठा आपके सामने आ जाता है। मैंने शायद पहले भी बताया होगा आपको, एक बहुत अच्छी मूवी बनाई राज कपूर साहब ने, जागते रहो, ज़रूर देखिएगा उसको। जागते रहो देख लेंगे तो आपको पिकेरस्क नॉवल जितने भी हैं, चाहे वो हेनरी फील्डिंग के हों, चाहे वो सर्वांटीस के हों, चाहे वो आपके मार्क ट्वेन के हो, सब क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है उसमें। तो खैर बहुत शॉर्ट में दिया है कि जो मूवी है जागते रहो, उसमें यह है कि वो भागते भागते कैरेक्टर जो है, लीड कैरेक्टर कह लीजिए, सेंट्रल कैरेक्टर कह लीजिए उस मूवी का, जो राज कपूर साहब स्वयं हैं, एक जगह पहुंच जाते हैं, एक बड़े सी बिल्डिंग में, आज के डेट में अपार्टमेंट कह लीजिए। तो उस बड़ी सी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां अलग अलग घरों में अलग अलग सिस्टम चल रहा है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब एक तरह से यू कैन परसीव द माइक्रोकोज्म ऑफ द सोसाइटी देयर। माइक्रोकोज्म क्या होता है? जब किसी बहुत बड़े जो है प्लेस या बहुत बड़े लैंडस्केप कह लीजिए या बहुत बड़ा एक डोमेन कह लीजिए, उसकी चीज़ें, उसके लोग, उसके कैरेक्टर्स, उसकी थीम आपको एक बहुत ही छोटे दायरे में मिल जाए तो वो माइक्रोकोज्म हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात को छोटी, बहुत बड़ी फिलॉसफी को या बहुत बड़ी चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत छोटे में समझ लेना, दैट इज़ माइक्रोकोज्म। इसका ठीक उल्टा होता है मैक्रोकोज्म। तो लिटरेचर तो यही करता है, पूरी सोसाइटी का एक माइक्रोकोज्म आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो जिम क्या है? जब भागता है तो मिसिसिपी रिवर के किनारे दोनों चलते जाते हैं, हक और जिम, और यही रास्ते में जाते जाते कई लोगों से मुलाकात होती है, कई तरह की चीज़ें वो देखते हैं, एंड दैट इज वाई वी आर हैविंग दैट टाइटल, एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन। तो यही एडवेंचर है। Jim is shown to be honorable, perceptive and intelligent, despite his lack of education and prejudice he faces. तो बेवकूफ़ नहीं है, एजुकेशन भले उसको न मिली हो लेकिन वो इंटेलिजेंट है, और क्या है, सम्मान के योग्य है, परसेप्टिव है, उसकी परसीविंग पावर ठीक ठाक है। ये बात अलग है कि उसके फिजिक की वजह से और जो उसका सोशल स्टेटा है उसकी वजह से उसको लोग उसके अगेंस्ट प्रेजुडिस्ड रहते हैं लोग, बट ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। भले उसने पढ़ाई न की हो, भले उसने लोगों के प्रेजुडिस देखे हों। देन वी आर हैविंग द कैरेक्टर पैप फिन। अच्छा ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा होता है लिटरेचर में, जब आप कुछ कैरेक्टर्स ऐसे देखते हैं ना जो बड़े हॉलो टाइप के होते हैं। हॉलो का मतलब क्या था? खोखला। तो जो पैप का कैरेक्टर है वो नाम, जैसे पैप नाम को प्रोनाउंस भी करेंगे तो आपको वैसा ही समझ में आएगा, शुरू होते ही खत्म। और अगर बढ़िया से जोड़ ले हिंदी से तो पैप को पाप कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो पापा नहीं पाप था। पैप फिन is Huck's father, a brutal alcoholic drifter, resents Huck getting any kind of education. उसको इस बात से प्रॉब्लम है कि हक को कोई एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, खुद बड़ा ब्रूटल किस्म का है, कसाई टाइप का। His only genuine interest in his son involves begging or extorting money to feed his alcohol addiction. ये बात बताने वाली नहीं है, तो सबको पता है, जो पीने वाले होते हैं, जो खुद कमाते नहीं, वो ऐसा ही करते हैं। घर में किसी को मोहरा बना लेंगे कि वो कमाए और लाके मुझे पैसा दे, चाहे किसी तरह से, ताकि मेरे पीने का इंतजाम होता रहे। तो पैप के साथ वही है, वो चाहता है कि चाहे वो भीख मांगे, चाहे कहीं से पैसा की व्यवस्था करे, बस केवल ला करके उसको अवेलेबल कराता रहे।
इसमें एक कैरेक्टर है जूडिथ लॉफ्टस, plays a small part in the novel as the kind and perceptive woman whom Huck talks to in order to find out about the search for Jim. जब जिम को खोज रहा होता है उसी समय उसकी मुलाकात जूडिथ से होती है. She is a kind woman, but many critics believe her to be the best drawn female character in the novel. यही एक कारण है कि इसको यहाँ पर डिस्कस किया मैंने. जूडिथ का जो कैरेक्टर है, जो क्रिटिक हैं वो मानते हैं कि बेस्ट फीमेल कैरेक्टर है पोर्ट्रेयल बाय मार्क ट्वेन. Then we are having the Granger Forts. ये नाम से ही लास्ट में ऐसे क्लियर है, कई लोगों की बात है, एक पूरी फैमिली की बात है. An aristocratic family headed by the Colonel Saul Grangerford. जो उसके गार्जियन हैं, जो उसके हेड हैं, वो हैं कर्नल साउल ग्रैंजरफोर्ड. Take Huck in after he is separated from Jim on the Mississippi. बीच में बिछड़ जाते हैं दोनों, हक और जिम, तो उस समय उसका ख्याल रखते हैं ये सब ग्रेंजर फोर्ड्स, उनका ख्याल रखते हैं हक का. और वहाँ पर हक ही बिकम्स क्लोज फ्रेंड्स विद द यंगेस्ट मेल ऑफ द फैमिली. तो वहाँ पर साथ रहने के दौरान जो सबसे छोटा मेल मेंबर है उस फैमिली का, उससे काफ़ी क्लोज हो जाता है हक, जिसका नाम है बक ग्रेंजरफोर्ड, जो कि उसके सेम एज का है, मतलब वो भी एडोलसेंस से बिलोंग करता है. By the time Huck meets them, the Grangerfords have been engaged in an age-old blood fight with another local family, the Shepherdsons. ये यहाँ पर आपको एक हिपोक्रेसी दिखेगी, या ये आपको कहीं ना कहीं एक कमी दिखेगी सोसाइटी की. कहने को लोग एरिस्टोक्रेटिक हैं, लेकिन बात बात पर जो है एक दूसरे को मौत के घाट उतारने वाले लोग हैं ग्रेंजरफोर्ड्स, और उनके जो दुश्मन माने जाते हैं शेपर्डसन्स. तो इसके आने से पहले यही था. जब पहुंचता है वहां पर ग्रेंजर फोर्स के पास हक. देन वी आर हैविंग द ड्यूक एंड द किंग. नाम से तो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े राजा महाराजा लोग होंगे, लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि इस तरह के नॉवेल में राजाओं महाराजाओं का क्या काम. तो ये राजा महाराजा कैसे हैं? बंटी बबली की तरह हैं. टू अदरवाइज अननेम्ड कॉन आर्टिस्ट. कॉन आर्टिस्ट का मतलब वही होता है, वो प्रिटेंड करते हैं वो जो वो नहीं हैं. तो अपने आप को राजा और ड्यूक बना करके घूम रहे हैं सब. नाम नहीं दिया इनका इसमें. whom Huck and Jim take aboard their raft just before the start of their Arkansas adventures. तो जब वो एडवेंचर के लिए जाते हैं जिम और हक, तो बीच में इन दोनों से मुलाकात हो जाती है. दोनों बताते हैं कि हम ड्यूक और किंग हैं. तो इनको तो समझ में आ जाता है कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन वो जताते नहीं हैं कि उनको मालूम चल चुका है. दे पोज एज द लॉन्ग लॉस्ट ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर. एक बोलता है कि मैं ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर हूं, काफ़ी दिनों से खो गया था. दूसरा क्या कहता है? एंड द लॉन्ग डेड लुइस 17 ऑफ फ्रांस. दूसरा अपने आप को लुइस 17 बोलता है फ्रांस का. In an attempt to overawe Huck and Jim, who quickly come to recognize them for what they are, but cynically pretend to accept their claims to avoid conflict. तो किसी तरह का वाद विवाद ना हो, किसी तरह की कोई बात ना हो, इसके लिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या बेवकूफ़ बन जाते हैं. तो कई बार जो है इसी को बोलते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाना, है ना. ऐसे ही कई बार बेवकूफ़ बन के रहा जाता है, और जब वो समझदारी आ जाती है तो कहीं ना कहीं मतलब मज़ा भी आता है कि लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं. एक होता है कि बेवकूफ़ आदमी सच में होता है, दूसरा होता है कि वो जान रहा है कि लोग उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं और ये देख करके वो मुस्कुरा रहा होता है. तो कई बार एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर बन करके चीज़ों को देखने में मज़ा आता है.
और ये काम ज़्यादातर हक जैसे लोग कर सकते हैं। मतलब दूसरों में जो साइनिसिज्म है या जो दूसरों में जो कमियां हैं उसको आप जल्दी परसीव कैसे कर पाते हैं? जब आप कहीं ना कहीं उससे बिलोंग करते हैं या कोई ना कोई आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा होता है तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आती हैं। Then we are having the character Dr. Robinson is the only man who recognizes that the king and duke are phonies when they pretend to be British. He wants the townspeople but they ignore him. तो यहाँ पर इसका कैरेक्टर बस इतना ही है डॉक्टर रॉबिन्सन का, जो पहचान लेता है दोनों को कि ये फेंक रहे हैं सब, लोगों को बताता भी है वो डॉक्टर रॉबिन्सन, लेकिन उसकी बात पर लोग ध्यान नहीं देते। कुछ और कैरेक्टर्स में अगर बात करें तो मैरी जेन हैं, जोआना हैं, सुजैन विल्क्स हैं, आर द 3 यंग नीसेस ऑफ दियर वेल्दी गार्जियन, और इनका गार्जियन का नाम क्या है? पीटर विल्क्स, who has recently died. The Duke and the King try to steal their inheritance by posing as Peter's estranged brothers from England but are eventually thwarted. तो अभी ध्यान दीजिए कि वो दोनों, एक जो है ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर बनने की बात कर रहा था, एक जो है लुई 17 होने की बात कर रहा था जो कि फ्रांस का था, लेकिन बाद में फिर आगे बढ़ने पर ये सब अपनी आइडेंटिटी चेंज करके अपने आप को ये प्रिटेंड करते हैं कि वो उस इंसान के भाई हैं जो मर चुका है गार्जियन, ताकि उनको इनहेरिटेंस मिल जाए, लेकिन पता चल जाता है। देन वी आर हैविंग ऑन्ट सैली एंड अंकल सिलास फेल्प्स बाय जिम फ्रॉम द ड्यूक। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि कब ड्यूक मालिक बन गया और जिम को कैसे खरीद लिया उन्होंने उनसे। स्लेव्स की ज़िंदगी ऐसे ही हुआ करती थी जैसे जानवरों की होती है। जैसे हम इंसान जानवरों को रखते हैं, गाय भैंस पालते हैं, हम खरीदते हैं, हम बेचते हैं उनको, बड़ा नॉर्मल लगता है हमें, है ना। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जानवर वो भी हैं, जानवर हम भी हैं। अंतर बस इतना है कि मौका पाकर के हमने उनको बांध दिया है और हम खुले घूम रहे हैं। अब सुनने वाले कहेंगे कि जो दिमागी स्तर है और वो इंसान का बेहतर है इसलिए वो ऐसा कर पाता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि एक जानवर दूसरे जानवर को बांध करके बेच रहा है। तो स्लेवरी वाला सिस्टम भी वैसा ही था, एक इंसान दूसरे इंसान को बांध करके। अब मज़े की बात ये थी कि जिसको बांधा जाता था वो ज़्यादा बलवान होता था। कौन सी ऐसी बात थी जो उनको गुलाम बनने पर मजबूर करती थी? कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ऐसे है कि वो जो गुलामी होती है वो दिमाग से होती है। ये ठीक वही बात है वो जो हाथी के बारे में कही जाती है ना। हाथी का एक बच्चा, यस मेंटालिटी, हाथी का एक बच्चा जो जब छोटा होता है तो उसको जिस रस्सी से बांधा जाता है, हो सकता है वो थोड़ी मोटी रस्सी हो जिसको वो न तोड़ पाता हो उस समय के लिए, लेकिन वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर भी वैसी ही रस्सी से बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उस रस्सी में बंधने की आदत है, उसको लगता है कि यार नहीं टूटेगी, अब वो ट्राई ही नहीं करता। तो इस तरह से स्लेवरी आती है। तो ठीक है, जो स्लेव बनाते हैं वो तो गलत करते ही हैं, लेकिन जो स्लेव बने होते हैं या जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कमी उनके अंदर भी होती है। वो एकदम रिएक्ट करना उन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि अब चीज़ें बदली हैं, अब स्लेवरी तो नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी हरकतें हैं जो लोगों पर थोपी जाती हैं और लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो जिम को खरीदते हैं ड्यूक से एंड द किंग, ड्यूक और किंग से खरीद लेते हैं उसको, जिम को। आंट सैली की अगर बात करें, शी इज अ लविंग हाई स्ट्रंग फार्मर्स वाइफ। मतलब फार्मर्स वाइफ यानी किसी किसान की ही पत्नी है आंट सैली और नेचर की अच्छी हैं। एंड ही अ प्लॉडिंग ओल्ड मैन, बोथ अ फार्मर एंड अ प्रीचर।
और अंकल सिलास ऑब्वियस है कि आंट सैली उन्हीं की पत्नी है। तो अंकल सिलास जो हैं वो क्या हैं, एक बूढ़ा आदमी जो कि किसान भी और प्रीचर भी है। प्रीचर का मतलब वन हु प्रीचेस, यानी जो उपदेश देते हैं। तो ये सब बात कैरेक्टर्स की रही और कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स के थ्रू आपको थोड़ा सा प्लॉट तो समझ में आ ही गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि पूरे नॉवेल में है क्या। फिलहाल पहले बात करें हम थीम की। तो मेन थीम्स में रेस एंड आइडेंटिटी की बात है। व्हाट इट मीन्स टू बी फ्री एंड सिविलाइज्ड and the ideas of humanity and social responsibility in the changing landscape of America. फ्री होने का मतलब क्या है, सिविलाइज्ड होने का मतलब क्या है, और जो अमेरिका का जो लैंडस्केप बदल रहा है उसमें ह्यूमैनिटी की क्या बात है, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बात है, ये सब कुछ जो है ऑल आर ब्लेंडेड हियर इन दिस पर्टिकुलर राइटिंग। तो मेन बात रेस आइडेंटिटी की आपने देखा, इवन वो जो दो कैरेक्टर हैं जो बार बार भेष बदल के घूम रहे हैं, छद्मवेश धारण करके घूम रहे हैं, वाई डू दे नीड टू चेंज दियर आइडेंटिटी। और हम लिटरेचर में उनकी बात करते हैं, डोंट वी डू दैट व्हेन वी यूज सच डीपीज ऑन आवर फेसबुक और व्हाट्सएप और अदर सोशल sites or applications. Don't we pretend what we are not. आजकल तो खैर पूछना ही नहीं है, लड़के लड़कियां बन के घूम रहे हैं, नाच भी रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, और कोई किसी का नाम रख करके जो है फेसबुक पर अकाउंट बना करके घूम रहा है, किसी से बातें कर रहा है। तो ये सब क्या है, आइडेंटिटी को छुपाने वाली ही बात तो है। या हम अपनी डीपी पर अगर कुछ और लगा करके रखते हैं तो वो क्या है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें भी आप कहेंगे कि भाई मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ठीक है। बट यस, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें हैं जो हम करते हैं और हमें पता नहीं। लिटरेचर हमको वही पर्सपेक्टिव देता है, वही नज़रिया देता है चीज़ों को देखने और समझने का। कई बार ऐसा होता है, हम दूसरों की कमियों, दूसरों की हरकतों को क्रिटिसाइज करते हैं, इवेंचुअली कहीं ना कहीं हम भी वैसा ही कुछ कर रहे होते हैं, हमको पता नहीं होता। लेकिन लिटरेचर हमको रियलाइज करा देता है अगर हम चीज़ों को सही से देखना परखना सीख जाएं। अ कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट कंसर्निंग जिम्स कैरेक्टर, ये लिटरेरी प्रीव्यू की बात है। While some scholars point out that Jim is good-hearted and moral, कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि वो बढ़िया इंसान है, मॉरल कैरेक्टर का है। He is not unintelligent, ये भी मानते हैं कि वो अनइंटेलिजेंट नहीं है, in contrast to several of the more negatively depicted white characters. उसमें जो कई सारे कैरेक्टर्स हैं उसके कंट्रास्ट में आता है जिम, जो कि वाइट कैरेक्टर्स है लेकिन वो ठीक नहीं है, लेकिन ये ब्लैक कैरेक्टर है तो ये ठीक है, मतलब ये इंटेलिजेंट है। बाकी उसमें आपको कई ऐसे मिलेंगे वाइट भी जो कि समझदार नहीं है। अदर्स हैव क्रिटिसाइज्ड द नॉवेल, तो एक तो तरीका ये है कि जिम के बारे में इतनी बातें कही जाती हैं, अच्छी बातें, लेकिन कुछ लोगों का मानना है ये बात वही है हार्ट ऑफ डार्कनेस की तरह। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसके बारे में भी ऐसी बातें कही जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो जो है कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लिखा जाने वाला वर्क है, कुछ लोग कहते हैं कि उसके सपोर्ट में लिखा जाना। तो ये तरीका अपना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। तो ये होता है, कई बार आप चीज़ों को सीधे सीधे समझ लेते हैं, कई बार आप अगेंस्ट द ग्रेन चले जाते हैं तो चीज़ें आपको बिल्कुल अलग दिखने लगती हैं। तो कुछ मानते हैं अदर्स हैव क्रिटिसाइज्ड द नॉवेल एज रेसिस्ट, साइटिंग द यूज ऑफ द वर्ड निगर। पहले भी बता चुका हूं कि इस निगर वर्ड के कारण कितना जो है तमाशा हुआ था और कई बार बैन किया गया था इस वर्क को। emphasizing the stereotypically comic treatment of Jim's lack of education, कह रहा है कि बार बार जो उसके एजुकेशन की कमी का मजाक उड़ाया जाता है, सुपरस्टिशन की बात की जाती है, इग्नोरेंस की बात की जाती है, तो इससे समझ में आता है कि ये रेसिज्म को प्रमोट करने वाला नॉवेल है, न कि उसके अगेंस्ट लिखा जाने वाला है।
लेकिन बात यही है ना कि बात कैसे करेंगे आप। हाँ, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। दिस आर्ग्यूमेंट इज सपोर्टेड बाई इंसिडेंट्स अर्ली इन द नॉवल वेयर हक डिलिबरेटली ट्रिक्स जिम। एक एग्जाम्पल दिया है इसमें कि जिम एक बार जिम को ट्रिक करता है हक, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। क्या करता है? टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज गलिबिलिटी एंड जिम स्टिल रिमेन्स लॉयल टू हिम। लेकिन उसके बाद जब वो देखता है कि सच में ये तो बहुत इमोशनल है, मतलब उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उनके एडवेंचर के दौरान जब दोनों बीच में बिछड़ जाते हैं और फिर मिलते हैं, तो उसको वो दिखाता है कि ये सब जो है तुम सपना देख रहे थे, सच में नहीं हुआ था। लेकिन फिर उसके इमोशन को देखता है, तब हक भी सरेंडर कर देता है। तब हक भी जो है ही बिकम्स वेरी सेंटिमेंटल। एक और फ्रेज की बात करें जो नॉवेल से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में शायद पहले भी बात की थी हमने, जब मैं बात कर रहा था कल चार्ल्स डिकेंस की, जो उन्होंने नॉवेल्स लिखी, जैसे ऑलिवर ट्विस्ट लिखा या ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा या डेविड कॉपरफील्ड लिखा। कमिंग ऑफ एज। कमिंग ऑफ एज का मतलब, इसके लिए एक बड़ा अच्छा टर्म है, अभी दिमाग से उतर रहा है, याद पड़ेगा तो मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। सर क्या है? हेलो सर, बोलिए। रोमन सर, बिल्डन्स रोमा। रोमन सर, हाँ, नॉट रोमन। यस, हाँ जी, हाँ बिल्डन्स रोमा, यस। सर वेरी गुड, क्या बात है। तो बिल्डन्स रोमा, चूंकि यस वैष्णवी, मैं भी साथ बोल रही थी। एक साथ बोलेंगे आप लोग तो समझ में नहीं आएगा। वैष्णवी क्या कर रही हैं आप? सर ये बोल रहे थे कि सर मैंने भी बताया यही चीज। ओहो, क्या बात है, ठीक है, तो अच्छी बात है। गुड ऑडियंस इज देयर। तो कमिंग ऑफ एज का मतलब बिल्डन्स रोमा। देखिए, बार बार मैं आप लोगों से बोलता हूं कि बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर यू मस्ट हैव दोज डिक्टम्स, दोज टर्म्स विद यू। ये जो टर्म्स हैं ना, ये आपकी बात को बहुत इम्पैक्टफुल बनाते हैं। दीज आर दी वेपन्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर। क्योंकि जब आपके पास ये वेपन्स होते हैं, जब आप इन टर्म्स का यूज़ करके अपनी बात कहते हैं, यू बिकम मोर इफेक्टिव while having discussion on any topic or obviously in interviews as well. तो बिल्डन्स रोमा का एग्जाम्पल, कमिंग ऑफ एज स्टोरी है हक वाली। इसमें होता क्या है कि जो बिल्डन्स रोमा होता है उसमें जो कैरेक्टर होता है ना, वो समय के साथ डेवलप करता है, इवोल्यूशन होता है उसका। कई बार उसकी सोच बदल जाती है समय के साथ। आप ग्रेट एक्सपेक्टेशन अगर पढ़ेंगे तो उसमें जो पिप का कैरेक्टर है उस ऐसा ही है। So, Huck's coming of age story where he overcomes his initial biases। देखो, है ना, इनिशियल बायसेस, शुरू में उसके अंदर कुछ बायसेस हैं। क्यों हैं? क्योंकि वही उसको इंजेक्ट किया गया है थ्रो संस्कार, थ्रो द कल्चर। ही ओवरकम्स, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी बात है हम सभी के लिए। हम सभी के अंदर ऐसे बायसेस हैं क्योंकि हम ऐसे परिवेश से आते हैं। He overcomes his initial biases and forms a deeper bond with Jim। शुरू में बायसेस हैं उसके पास क्योंकि वो एक वाइट पीपल के खानदान से बिलोंग करता है, और ख़ास करके ऐसा फादर जिसका हो। क्या कल्चर देगा, क्या सिखाएगा उसको, क्या सिविलाइज करेगा। थ्रू द स्टोरी हक इज इन मॉरल कन्फ्लिक्ट। तो ये एक थीम हो सकता है, मॉरल कन्फ्लिक्ट with the received values of the society in which he lives। जो सीखा है उसने सोसाइटी में, उसको लेकर के बड़ा कंफ्यूज्ड है कि जो सीखा वो सही सीखा क्या, क्योंकि एक्सपीरियंस तो कुछ और कहता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, हक इज अनेबल कॉन्शियसली टू रिबट दोज वैल्यूज इवन इन हिज थॉट्स।
वही होता है जो आपको इंजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको आसानी से गलत बताना कि ये जो है ये गलत है, सीधे सीधे बोल देना, ये पॉसिबल नहीं होता. बट ही मेक्स अ मॉरल चॉइस बेस्ड ऑन हिज ओन वैल्यूएशन ऑफ जिम्स फ्रेंडशिप एंड ह्यूमन वर्थ. लेकिन वही एक्सपीरियंस उसको अल्टीमेटली हेल्प करता है सही चॉइस करने के लिए, अ डिसीजन इन डायरेक्ट अपोजिशन टू द थिंग्स ही हैज बीन टॉट. तो वो अल्टीमेटली वो डिसीजन जो लेता है जिम को लेकर के, जो बचपन से सीखा है, जो लोगों ने बताया था, उसके ठीक उलट जिम के सपोर्ट में आता है वो. तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर आपको सिखाता है और बाद में आपका एक्सपीरियंस करता है कि नहीं, ये सच नहीं है, ये सही नहीं है. तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या करना चाहिए आगे? आई थिंक ट्वेन का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है, उनके लेक्चर का एक कोटेशन भी दिया हुआ है. एक लेक्चर नोट पे ट्वेन ने कहा था, क्या कहा था? अ साउंड हार्ट इज अ श्योरर गाइड दैन एन इल ट्रेड कंसाइंस. इल ट्रेन्ड, हमारे कंसाइंस को भी ट्रेन कर दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग मिली होती है. तो कंसाइंस क्या, हमारे यहाँ उससे बेहतर शब्द है हिंदी में विवेक. विवेक क्या होता है? जो आपको सही गलत का पहचान कराता है. क्या सही है क्या गलत है, हमें इसकी ट्रेनिंग मिली होती है. थ्रू आउट आवर लाइफ वो ट्रेनिंग मिलती रहती है, क्या सही है क्या गलत है. लेकिन वही बात है कि वो सही गलत डिसाइड करने वाला कौन? हु इज द अथॉरिटी? तो क्या कह रहे हैं कि जो इल ट्रेंड कंसाइंस है उसको फॉलो करने से बेहतर है कि साउंड हार्ट की बात सुनी जाए, यानी वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन देगा, वो ज़्यादा बेहतर बात, यानी दिल की सुनो. कई बार ऐसा होगा, कहते हैं लोग ना कि जब दिल और दिमाग में द्वंद्व हो जाए तो आपको दिल की सुननी चाहिए. और मज़ेदार बात यह है, अगर लिटरेचर से थोड़ा सा हट करके साइंस में आए तो दिल ये काम तो करता नहीं. दिल का काम तो पंप करना है, ब्लड प्यूरिफाई कराना है, क्रमाकुंचन गति को बनाए रखना है ताकि हम जिंदा रहें. तो सब खेला इसी का है, दिमाग का. दिमाग का एक हिस्सा हमें इंटेलेक्ट देता है, दूसरा हिस्सा हमें इंस्टिंक्ट देता है, या दूसरा हिस्सा हमें फील कराता है. तो वही दूसरा हिस्सा जो दिमाग का होता है, जो हमें हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, उसी को हमने दिल नाम दे दिया लिटरेचर में. तो ऐसे में जब इन दोनों में chaos हो जाए, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वी मस्ट लिसन आवर हार्ट. गोज ऑन टू डिस्क्राइब द नॉवेल. क्या बोला था उन्होंने? ट्वेन ने कहा था नॉवेल के बारे में, A book of mine where a sound heart and a deformed conscience. Deformed conscience, अच्छे से फॉर्म नहीं कराया गया उस कंसाइंस को, यानी सही ट्रेनिंग नहीं मिली. Into collision, तो साउंड हार्ट और डिफॉर्म्ड कंसाइंस जब कोलिजन में आएंगे, जब टकराएंगे, और क्या होगा? मजेदार बात, कंसाइंस सफर्स डिफीट. कंसाइंस को हारना होगा वहां पर साउंड हार्ट जीतेगा, और जीता. ये एग्जाम्पल देते हैं वो हकलबेरी फिन का. और क्या थीम है इसमें? टू हाईलाइट द हिपोक्रेसी रिक्वायर्ड टू कंडेम स्लेवरी विद इन एन ऑस्टेंसिबली मॉरल सिस्टम. एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें हमने कहा कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए. कहाँ नहीं होनी चाहिए? बाहर के लोग, खास करके ब्लैक जो स्लेव बनाए जा रहे हैं, क्या वही स्लेवरी है? क्या कुछ लोग घर में स्लेव्स नहीं बनाते? वही होता है, चौकी के बाद चौकी पर, चौका के बाद चौका पर. कई बार ऐसा होता है, नियम कानून बाहर के लिए होते हैं बड़े सख्त, घर में वही चल रहा है वो दिखाई नहीं देता. क्या है यहां पर? हिपोक्रेसी उसी को तो कहते हैं जब का व्यवहार, आपका व्यवहार जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो. ट्वेन हैज हक्स फादर,
हक के जो फादर हैं पैप क्या करते हैं, वो इनस्लेव हिज सन, अपने बेटे को स्लेव बना के रखता है। द वे ही ट्रीट्स हिम, आइसोलेट हिम एंड बीट हिम, सबसे अलग करता है, पीटता है। व्हेन हक escapes, he immediately encounters Jim illegally doing the same thing. और क्या कर रहा है, when Huck escapes, he immediately encounters Jim illegally doing the same thing. अगर वही काम अगर जिम करेगा तो कहा जाएगा कि ये इलीगल है, लेकिन वही काम हक के फादर करेंगे तो वो चलता है। यानी दो अलग अलग स्ट्रेटा, दो अलग अलग रेस के लोगों के लिए नियम अलग अलग हैं। आप कभी हॉलीवुड की मूवीज़ देखेंगे, उसमें कई बार ह्यूमर में बहुत बड़े सटायर को डिपिक्ट कर दिया जाता है। एक बहुत अच्छा नॉवेल है राल्फ एलिसन का, द इनविजिबल मैन, कभी फुर्सत लगे तो पढ़िएगा, टेक्स्ट पढ़िएगा उसका, क्या लाइंस हैं उसमें। नाम ही है इनविजिबल मैन। हाँ, वो जो ब्लैक आइडेंटिटी का पर्सन है वो कहता है कि आई एम इनविजिबल फॉर यू। क्यों इनविजिबल है वो? एज इफ दैट पर्सन डजंट एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी। मैं बात कर रहा था हॉलीवुड मूवी की, उसमें कुछ मूवीज में आप देखेंगे जैसे दो फ्रेंड हैं, एक वाइट है एक ब्लैक है, कहीं कुछ इलीगल काम करना हो छोटा मोटा, भले वो फोर्स में ही हो दोनों, तो ब्लैक वाला कहेगा तू जा, तू पकड़ा भी जाएगा तो बच जाएगा, मैं अगर पकड़ लिया गया तो मुझे फांसी दे देंगे सब। बड़ी ह्यूमरस बात है, जब आप मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा बड़ी ह्यूमरस बात है, लेकिन उस ह्यूमर में कितना बड़ा सटायर है कि एक ही कोई क्राइम है, एक ही कोई मिसडीड है, लेकिन उसके पनिशमेंट्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। एंड दैट वाज देयर इन अमेरिका, दैट वाज देयर इन यूएस। कई मूवीज में दिखाया है कई बार कि देखते ही ब्लैक को ऐसे लोग परसीव करते हैं यही क्रिमिनल है। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक है। तो ऐसे प्रेजुडिस कई बार हम लोग भी रखते हैं कुछ लोगों के लिए, जो कि नहीं होने चाहिए। तो खैर, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। प्लॉट की बात है, आप एक बार जा करके जरा चेक कर लीजिएगा। आई होप कि जितनी बातें बतानी बहुत ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आप एक बार प्लीज़ प्लॉट पढ़िएगा उसका, ठीक है, हकलबेरी फिल्म का।